गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने फिजिक्स में पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4, जिसके अब तक 11 पार्ट हो गए हैं। 12वां पार्ट अब आज अपने शुरू करेंगे। 11वें पार्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था न्यूमेरिकल, जिसका आंसर था 10 माइक्रोफेरड। काफ़ी बच्चों ने आंसर सही लिखा है और काफ़ी बच्चों ने माइक्रोफेरड नहीं लगाया है, ओनली फेरड लिखा है, तो मात्रा गलत है और सही है। अब नेक्स्ट अपने 2-3 क्वेश्चन करते हैं। जैसे कल वाला वेस्टर्न ब्रिज सिद्धांत अपने पढ़ा, उसी प्रकार एक क्वेश्चन है। बहुत सारे संधारित्र इसके अंदर जुड़े हुए हैं, संधारित्रों का जाल है। इस जाल में अपने को x और y के बीच में तुल्य धारिता पूछी गई है कि तुल्य धारिता का व्यंजक क्या होगा, तुल्य धारिता का मान क्या होगा। व्यंजक अपने पहले निकाल चुके हैं। यहां पर अपने को केवल वैल्यू पूछी गई है कि वैल्यू क्या होगी। यह संधारित्र है 5 माइक्रोफेरड का, 5, ये है 20 माइक्रोफेरड, ये है 5 माइक्रोफेरड, ये है 5 माइक्रोफेरड और यहाँ पर है 5 माइक्रोफेरड। और कुछ नहीं दिया अपने को, इतना दिया हुआ बस। अब मैंने आपको बताया था कि मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसमें अपन क्या करेंगे, बिंदु अपने मानेंगे। वेस्टर्न ब्रिज अपने बनाना है, अपने इसको मान लेते हैं बी बिंदु और इसको अपने मान लेते हैं डी बिंदु। ये संधारित्र है, इसको अपने मान लेते हैं C1, ये है C2 धारिता वाला, ये है C3, ये है C4, ये है C5 और ये है C6। अब अपने को क्या करना है, इस B बिंदु को ऊपर की ओर खींचना है। इसी प्रकार इस D बिंदु को अपने नीचे की ओर खींचना है। जब अपने खींचेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, वेस्टर्न ब्रिज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेस्टर्न ब्रिज। कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल। एक बिंदु लेते हैं, ये बिंदु ले लिया आपने, तो यहां पर ये जो संधारित्र है बीच वाला, ये है B और D के बीच में, ये B बिंदु और ये D बिंदु। और कौन सा होगा, C5। ये अपने बिंदु ले रहे हैं X, तो X और B के बीच में जो संधारित्र है उसकी धारिता है C1, ये है C2, ये है C3, ये है C4। इसी प्रकार यहाँ पर एक संधारित्र और है, ये है Y बिंदु अपना, ये है X। C1, C2, C3, C4, C5 और ये आ गया C6। अब देखो सेम है दोनों डायग्राम, कुछ नहीं किया आपने। B बिंदु को पकड़कर ऊपर की ओर ले जाना है, D बिंदु को पकड़कर नीचे की ओर लाना है। अगर अपने इस प्रकार से खींचेंगे तो क्या बन जाएगा, वेस्टर्न ब्रिज बन जाएगा। अब अपने सबसे पहले यहां पर ये बिंदु मान लेते हैं कि Z है। अपने X और Z के बीच में तुल्य धारिता निकालेंगे तो वेस्टर्न ब्रिज का सिद्धांत क्या कहता है, CXY, और Y के स्थान पे क्या आ गया, Z आ गया। तो तुल्य धारिता का व्यंजक क्या था, C1 C2 बटा में C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 बटा में C3 प्लस C4। और इस फॉर्मूले में अपने मान रख देंगे। C1 का मान कितना है 5, C2 का मान कितना है 5, 5 इंटू 5 बटा में 5 प्लस 5। C3 का मान कितना है 5 है, C4 का मान कितना है 5 है, C3 का मान है 5 और C4 का मान 5। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25, 25 में 5 और 5 10, 25 में 10 का भाग दें कितना आ जाएगा 2.5। इसी प्रकार 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 में 5 प्लस 5 या 10 का भाग देना है 2.5, 2.5 और 2.5 आ गया 5 माइक्रोफेरड। ये तुल्य धारिता आपने निकाल ली है X और Z के बीच में। अब X और Z के बीच में जो भी जितने संधारित्र लगे हुए हैं वो C6 के साथ कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम संयोजन में। कौन से संयोजन में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक हम जानते हैं, 1 बटा में C बराबर होता है 1 बटा में C1 प्लस 1 बटा में C2। अब C2 के स्थान पे क्या है, C6 है, और C1 के स्थान पे क्या है, XZ है। और अपने जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है X और Y के बीच में। तो ये आ जाएगा 1 बटा में CXY इजकल टू 1 बटा में CXZ प्लस 1 बटा में C6। मान रख देंगे। CXZ की वैल्यू कितनी है 5 है, C6 की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ से लघुत्तम लेंगे 5 आएगा।
5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इस 5 का 5 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 हो गए 2 बटा में 5 और वैल्यू किसकी है? सी एक्स वाई की है। अपना टारगेट क्या है? अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? अपने को वैल्यू निकालनी है सी एक्स वाई की। तो सी एक्स वाई की अपनी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा सी एक्स वाई इजकल टू 5 बटा में 2 यानी 2.5 माइक्रोफेरड। ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको अच्छे ढंग से सोचना है, फिर डायग्राम बनाना है और उसको अपने इजीली तरीके से हल कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का। अपने पास 2 संधारित्र है, एक की धारिता है 9 माइक्रोफेरड और दूसरे की धारिता है 18 माइक्रोफेरड। 2 संधारित्र है 9 माइक्रोफेरड और 18 माइक्रोफेरड वाले। इनसे अपने अधिकतम मैक्स और न्यूनतम यानी मिनिमम धारिता कितनी प्राप्त कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है कि 9 माइक्रोफेरड और 18 माइक्रोफेरड धारिता वाले संधारित्रों से अधिकतम और न्यूनतम कितनी धारिता प्राप्त की जा सकती है। अब देखो अपने फॉर्मूला पढ़ा था प्रतिरोधों के लिए। प्रतिरोधों के लिए श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है? आर एक्स वाई होता है R1 प्लस R2। आर एक्स के स्थान पे RS लिखेंगे, S यानी सीरीज। और समांतर क्रम का सूत्र था 1 बटा में RP इजिकल टू 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2। लेकिन संधारित्रों के लिए फॉर्मूले उल्टे हैं। श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? 1 बटा में CS इजिकल टू 1 बटा में C1 प्लस 1 बटा में C2। और समांतर क्रम संयोजन में आएगा CP बराबर C1 प्लस C2। फॉर्मूला क्या है? उल्टा है। तो अधिकतम धारिता के लिए संधारित्रों को अपने कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम के स्थान पे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या आएगी? CP बराबर C1 प्लस C2। अब C1 कितना है? 9 है। C2 कितना है? 18। 9 और 18 कितने हो गए? 27 माइक्रोफेरड। ये तो आ गया मैक्स। ये वैल्यू कैसी है? मैक्स है, अधिकतम है। और मिनिमम के लिए अपने क्या करेंगे? दोनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में ऐड कर देंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या है? 1 बटा में CS बराबर 1 बटा में C1 प्लस 1 बटा में C2। तो C1 का मान कितना है? 9 है। C2 का मान कितना है? 18 है। लघुत्तम निकालेंगे 18 आ जाएगा। 18 में 9 का भाग देंगे 2 आएगा। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। 18 का 18 में भाग दिया 1 तो ये आ गया 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1। 2 और 1 3 हो गए। ये आ गया 3 बटा में 18। ये वैल्यू किसकी? 1 बटा में CS की है। 1 बटा में किसकी है? CS की। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? CS की वैल्यू निकालनी है। तो CS इजकल टू क्या आएगा? 18 बटा में 3। CS इजकल टू क्या लिखेंगे? 18 बटा में 3। तो ये आ जाएगा 6 माइक्रोफेरड। तो अधिकतम धारिता कितनी प्राप्त होगी? 27 माइक्रोफेरड। और न्यूनतम धारिता कितनी प्राप्त होगी? 6 माइक्रोफेरड। तो ये था एक आसान सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। एक संधारित्र है C1 धारिता वाला, दूसरा है C2 और ये है C3। C1 का मान है 5 माइक्रोफेरड, C2 का मान है 5 माइक्रोफेरड और C3 का मान है 10 माइक्रोफेरड। क्वेश्चन ये है कि अपने को P बिंदु और Q बिंदु के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। ये इसको अपने मान लेते हैं Q, P, Q और P और R बिंदु के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक जरूर आएगा। डायग्राम होगा, डायग्राम के अंदर सारी वैल्यू दी जाएगी और अपने को प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि 2 निकटतम संधारित्र कौन से हैं? C1 और C2 धारिता वाले हैं और दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में हैं, यानी समांतर क्रम संयोजन में है। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता निकालेंगे CP और CP P यानी पैरेलल है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CPQ। ये P और Q मैंने बिंदु लिए हैं, यानी P बिंदु और Q बिंदु के बीच में तुल्य धारिता कितनी आएगी? तो ये आ जाएगी C1 प्लस C2। C1 का मान कितना है? 5 है। C2 का मान कितना है? 5 है।
5 और 5 कितने आ जाएंगे, 10 माइक्रोफेरड। अब अपन देखें कि पी क्यू यानी पी बिंदु क्यू और क्यू बिंदु के बीच में जो तुल्य धारिता है वो क्यू और आर के बीच में जो संधारित्र लगा है उसके कौन से क्रम में है। तो ये कौन सा क्रम बन जाएगा, श्रेणी क्रम। एक रफली डायग्राम अपने ऐसे बना सकते हैं, ये डायग्राम आ गया, ये तुल्य धारिता थी सी पी क्यू और ये कितनी है, C3 है, ये P बिंदु, ये Q बिंदु और ये आ गया R बिंदु। अब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो फॉर्मूला आ जाएगा 1 में C P R इजकल टू 1 C P Q प्लस 1 में C3। तो ये आ जाएगा 1 में 10 प्लस 1 में 10। इसको अपने हल कर लेंगे, बहुत ही आसान सा है। आप इसको हल करके आंसर बताएं। आज का प्रश्न अपना यही है, कमेंट करना है तो कमेंट आप इस प्रश्न पे करेंगे, इसको आप हल करें रफ कॉपी के अंदर और जो भी आंसर आ रहा है उसका आपको रिप्लाई देना है। तो आज का टॉपिक अपने यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल आपका टेस्ट है, आपको लेसन नंबर 4 के 12 पार्ट पढ़ने हैं, 1 से लेकर 12 तक। अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, लिख लिख कर पढ़ना है, सभी को टेस्ट देना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।